हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। शांतम्मा मर गई। मिसिज मेहता का बेटा पप्पू अभी अभी अन्नू को यह खबर सुना गया था। शांतम्मा से अन्नू का ना तो कोई भावात्मक रिश्ता था, ना ही वो अन्नू की कोई संबंधी थी। बस अन्नू की दिनचर्या से शांतम्मा अदृश्य रूप से जुड़ी हुई थी। अन्नू की सोच में असमय आकर शांतम्मा अन्नू को अपने बारे में सोचने को मजबूर कर दिया करती थी। इसीलिए शांतम्मा की मौत से अन्नू को धक्का तो नहीं लगा था, पर दिल में एक हलचल सी मच गई थी। जब अन्नू इस नए मकान में रहने आई थी, तब सबसे पहले मकान की घंटी बजाने वाली शांतम्मा ही थी। आपको काम वाली चाहिए मेम साहब? शांतम्मा ने पूछा था। जवाब देने से पहले अन्नू ने उसे सिर से पांव तक निहारा। मोटा तगड़ा काला शरीर, चिपटी नाक और घुंघराले बालों की लटों से मांग से कान तक दोनों ओर बालों के गोलाकार गुच्छे और बड़ी सी टिकिया वाली बिंदी से सजा चेहरा। अन्नू सोच रही थी अपने घुंघराली लटों को गोलाकार गुच्छे में संवारने में शांतम्मा को कितना समय लगता होगा। मेम साहब, शांतम्मा ने अन्नू को इस तरह अपनी ओर देखता पाकर मुस्कुराकर टोका था। हाँ, काम वाली तो चाहिए, पर तुम्हें कल बताऊंगी। अनायासी अन्नू बोल गई। अच्छा मेम साहब, मेरा नाम शांतम्मा है। कॉलोनी की सभी मेम साहब मुझे जानती हैं। आप चाहे तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कहते हुए शांत अम्मा लौट गई थी। अन्नू नई थी, इसीलिए उसी रोज कॉलोनी की सारी महिलाएं अन्नू से मिलने आई थी, पर किसी ने भी शांत अम्मा को काम पर रखने का मशवरा नहीं दिया था। शांतम्मा को कॉलोनी की सभी गृहिणियों पर विश्वास था, इसीलिए उसने अन्नू को सलाह दी थी कि वो कॉलोनी की महिलाओं से पूछ ले। लेकिन कॉलोनी की महिलाओं ने शांत अम्मा के विश्वास को गलत ठहरा दिया था। इस बात से पसीज गई थी अन्नू। अगले ही क्षण मिसेज मेहता ने आत्मीयता से अन्नू के कानों में बताया, मिसेस चटर्जी तो अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी इस शांतम्मा की वजह से। अच्छा, पर क्यों? अन्नू अगले ही क्षण शांत अम्मा के प्रति कुछ कठोर सी हो गई थी। अरे, एक बरसाती रात मिस्टर चटर्जी उसे अपने स्कूटर पर घर छोड़ने आए थे। बस इसी बात पर उस रात दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और श्रीमती चटर्जी ने मायके का रुख किया। मगर क्यों? अन्नू का आश्चर्य हुआ था। इतना भी नहीं समझती? खींचती हुई मिसेस मेहता ने कहा था। वो चरित्रहीन है, पुरुषों पर डोरे डालने का प्रयास करती है। पर क्या शांतम्मा का पति नहीं है? अरे है, क्यों नहीं। हट्टा कट्टा पति है, कलमोही का। रिक्शा चलाता है, पर इसे मतुष्ट नहीं कर पाता होगा, तभी तो मुंह मारती फिरती है। मिसेज मेहता ने गंदा सा मुंह बनाते हुए स्पष्ट किया। इतने सारे लोगों की एक सी प्रतिक्रिया थी शांत अम्मा के बारे में कि अन्नू के लिए उसे काम पर रख पाना संभव नहीं हुआ। अगले रोज शांतम्मा पूछने भी आई थी, मेम साहब
क्या सोचा? फ़िलहाल तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जब होगी तो बताऊंगी। कहते हुए अन्नू ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिए। अन्नू को डर था कहीं शांतम्मा पीछे ही ना पड़ जाए। ऐसी औरतों से बात तक करने में अन्नू डरती थी। कुछ दिनों के बाद शांतम्मा फिर आई थी। गिड़गिड़ाती हुई बोली थी, मेम साहब, मेरे बेटे को कैंसर है। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं अगर जल्दी ऑपरेशन हो गया तो बच्चा बच जाएगा। मुंबई ले जाना है इलाज के लिए। अभी सिर्फ एक ही घर में काम है, कैसे जमा कर पाऊंगी उसके इलाज के लिए पैसे? अगर आप भी काम दे दे तो। तुम्हारा पति भी तो कमाता है। मेम साहब कमाता है, उसी की कमाई से तो घर चलता है, पर इतना ज़्यादा नहीं कमाता कि बच्चों के लिए कुछ बचा सके। तभी तो मैं भी काम करती हूँ। कहते कहते शांतम्मा की आंखें भर आई। अन्नू फिर पसीज गई थी, पर शांतम्मा पर विश्वास करने में वो हिचका रही थी। ऐसी औरतें अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए अन्नू को बड़ी सफाई से शांतम्मा को रखने के लिए मना करना पड़ा। काम करने के लिए अन्नू ने एक नौकरानी रख ली थी, पर वो महसूस करती रहती कि वो कहीं ना कहीं शांतम्मा के साथ अन्याय कर रही है। अपनी कॉलोनी की महिलाओं के सामने वो शांतम्मा के प्रति अपनी भावना या दुविधा को कह तो नहीं पाती थी, पर जब कभी शांतम्मा कहीं दिखाई दे जाती, अन्नू की आंखें झुक जाया करती। वो मन ही मन शांतम्मा के प्रति अपने को गुनहगार मानने लगी थी। अन्नू के घर की खिड़की से वह घर स्पष्ट दिखाई देता था जहाँ शांतम्मा काम करती थी। उस घर में कोई महिला नहीं थी, बस विधुर होम्योपैथिक डॉक्टर और उनका इकलौता बेटा था। इसके अलावा 2 कुत्ते। वो तब तक काम करती रहती जब तक डॉक्टर डिस्पेंसरी ना चले जाते। अन्नू ना चाहकर भी कई बार पर्दा खिसकाकर डॉक्टर के घर झांकती रहती। पता नहीं शांतम्मा के क्रियाकलापों में उसे क्या दिलचस्पी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। अन्नू हर रोज़ यह प्रयास करती कि शांतम्मा की एक झलक उसे दिख जाए। शांतम्मा कभी डॉक्टर साहब के बगीचे में पानी डालते हुए, कभी कुत्तों को नहलाते हुए, तो कभी डॉक्टर के बेटे का हाथ पकड़कर उसे बस स्टॉप की ओर ले जाते नजर आती। अन्नू ने महसूस किया था कि डॉक्टर साहब की नज़र हर वक्त शांतम्मा के उन पुष्ट टांगों पर टिकी रहती थी जो साड़ी को ऊपर खींचकर खोसने से स्पष्ट दिखाई पड़ता था। अन्नू को कई बार लगता था कि शांतम्मा का डॉक्टर साहब के साथ कोई ऐसा रिश्ता है जिसे संदेहास्पद कहा जा सके। एक दिन डॉक्टर साहब और शांतम्मा को ऊंची आवाज़ में बातें करते सुनकर अन्नू दौड़ती हुई खिड़की पर आई थी। देखा, डॉक्टर साहब पेड़ पौधों को सींच रहे थे और शांतम्मा सीढ़ियों पर बैठी सुबक रही थी। डॉक्टर साहब जोर जोर से कह रहे थे, तुम्हारे बेटों की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं है
कि उसे ऐसे ही दे दूं। जितना काम तुम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने को आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे, वरना मैं दवाइयाँ नहीं दे सकता। सोच लो। मेरे आदमी का गुस्सा तो आप जानते ही हो डॉक्टर साहब। रात को काम पर मैं नहीं आ सकती। चटर्जी साहब की बीवी के झंझट के बाद से मैंने रात का खाना बनाने का काम बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तुम्हारी मर्जी, कहते हुए डॉक्टर साहब अंदर चले गए थे और शांतम्मा वहीं सीढ़ियों पर बैठी घंटों सुबकती रही। जब तक शांतम्मा वहां बैठी थी, अनु अंदर जा ही नहीं सकी। पर्दे की ओर से वो लगातार उसे देखती रही थी। उसके बाद फिर कभी अन्नू को शांतम्मा नहीं दिखाई दी। हर रोज कई बार वो खिड़की खोलकर शांतम्मा को तलाशती रहती, पर शांतम्मा ने डॉक्टर साहब के घर आना बंद कर दिया था। शांत अम्मा के ना आने से अन्नू को कहीं किसी कमी का एहसास सा होने लगा था, पर कॉलोनी में शांत अम्मा के ना रहने से भी उसकी चर्चा निर्भद रूप से चल रही थी। इसीलिए अन्नू की कमी थोड़ी बहुत उसके विषय में हुई बातचीत से पूरी हो जाती थी। अन्नू को शायद शांत अम्मा में दिलचस्पी इसीलिए भी थी कि उसने आज तक अपने जीवन में ऐसी गंदी औरतों को नहीं देखा था जो किसी और के पति पर डोरे डालती हो। कई बार अन्नू का मन होता कि वो शांत अम्मा के जीवन में झांककर उसे करीब से देखे। उसे शांत अम्मा से खूब बात करने की इच्छा होती, यह पूछने की भी कि वो दूसरे पुरुषों पर डोरे क्यों डालती हैं, पर शांत अम्मा जैसी औरतों से संपर्क रखने से लोग उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यही सोचकर शांत अम्मा से बात करने में अनु को संकोच होता था। वैसे अब शांत अम्मा से बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। वह कॉलोनी में किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। शांत अम्मा का विषय धीरे धीरे कम होने लगा। अन्नू भी महसूस करने लगी कि वो अब शांत अम्मा के बारे में कम सोचने लगी है। पर अचानक एक रोज़ अन्नू के पति ने बताया कि उन्होंने शांत अम्मा को बड़े ही गंदे इलाके में देखा है। गंदे इलाके यानी? अन्नू समझ नहीं पाई थी। अन्नू वास्तव में वो एक गंदी औरत ही थी। उसे मैंने एक वेश्या के रूप में देखा है। जहाँ और जिस परिस्थिति में मैंने उसे देखा है वह इस बात को सिद्ध करता है। पर तुम वहाँ गए कैसे? रोज़ ही गुजरना होता है उस गंदी बस्ती से। हमारे दफ्तर के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, अन्नू के पति ने मासूमियत से कहा। अन्नू ने अगले ही दिन सारी कॉलोनी की महिलाओं को इस नई खबर से अवगत करा दिया। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि वास्तव में शांतम्मा वैसी ही औरत थी जैसे उन लोगों ने सोच रखी थी। कभी कभार अन्नू को भी लगता था कि कहीं शांतम्मा के बारे में गलत बातें करके वो कोई पाप तो नहीं कर रही है, पर अब उसे भी इस भय से मुक्ति मिल गई थी। चलो अच्छा ही हुआ जो वो सही जगह पहुंच गई, वरना इस कॉलोनी को भी गंदा कर देती, मिसिज मेहता ने कहा। हाँ, छुट्टी मिली उस वेश्या से, मिसेस चटर्जी धीरे से बुदबुदाई थी।
शांतम्मा का चरित्र सत्यापन होने के बाद कुछ दिनों तक तो उसका विषय जोर शोर से इनके बातचीत का विषय बना रहा, पर धीरे धीरे कम हो गया। पर आज अचानक शांतम्मा के ना रहने की खबर ने अन्नू को विचलित सा कर दिया था। अप्रत्यक्ष रूप से अन्नू के जीवन में शामिल रही शांतम्मा के ना रहने से उसे एक खालीपन का एहसास होने लगा। शांतम्मा के अंतिम दर्शन के लिए जाने को अन्नू तत्पर हो उठी। मिसेस मेहता को किसी तरह मनाकर अन्नू ने साथ लिया और शांतम्मा के घर चल दी। घर के आसपास लोगों का जमघट था। झोपड़े के बाहर शांतम्मा का शव बिना कफन के पड़ा था। सिरहाने पर उसका पति बैठा सुबक रहा था। मिसेस मेहता और अन्नू को सामने पाकर वो खड़ा हो गया। ये हुआ कैसे? मिसेस मेहता चेहरे पर ढेर सारे शोक भाव को दर्शाते हुए पूछ बैठी। मेम साहब, इसके बुरे कामों के कारण मैं तो अलग रहने लगा था। 2 महीने पहले यह मुझे बताने आई थी कि उसने मुन्ना के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतज़ाम कर लिया है और उसका दाखिला भी मुंबई के अस्पताल में करा दिया है। आज सवेरे डॉक्टर साहब का तार आया था कि उन्होंने मुन्ने का ऑपरेशन कर दिया है और मुन्ना ठीक हो जाएगा। बस इसी खुशी को सहन नहीं कर पाई। छाती में जोरों का दर्द उठा। लोग इसे अस्पताल ले जा रहे थे, पर रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। अन्नू और मिसेस मेहता ने एक दूसरे की ओर चोर दृष्टि से देखा। अन्नू को लग रहा था कि वो दोषी है शांतम्मा की मौत के लिए। उसे काम न देकर, उस पर अविश्वास करके, उसे गंदी औरत मानकर उसे गंदी औरत बनाने में भी उनका ही हाथ रहा था। वरना शांतम्मा तो एक माँ थी, एक कैंसर रोगी बेटी की ममतामयी किंतु मजबूर माँ। चले, मिसेस मेहता का हाथ कसकर थामते हुए अन्नू ने धीरे से कहा। मुड़ते हुए उसने एक बार फिर शांतम्मा की ओर देखा। उसके हाथों में अब भी वो टेलीग्राम दबा हुआ था जो अन्नू को मुंह चिढ़ा रहा था। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और स्टोरी को लेकर जो भी राय है ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।